आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। अक्सर जब हम किसी कंपनी की पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं तो वो एक पुरानी फोटो जैसी लगती है ना। हाँ, एकदम फिक्स्ड। हाँ बिल्कुल, मतलब जो हो गया सो हो गया, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई उस पुरानी फोटो में आज एक पेन उठाए, एक नई बिल्डिंग बना दे और अचानक से वो बिल्डिंग असल में इतिहास का हिस्सा बन जाए। मतलब सुनने में अजीब लगता है ना? सुनने में तो ये पक्का किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग सकता है। लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे वित्तीय आंकड़ों को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से यानी पूर्वव्यापी रूप से बदलना कहते हैं। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मेन फोकस है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंटेलोपस सैलन एनर्जी लिमिटेड की, जिसे पहले सैलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इनका हाल ही में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट विलय या क्या कहते हैं उसे, एमैल्गमेशन पूरा हुआ है जी। और इस एक विलय ने कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की पूरी तस्वीर ही मतलब रातों रात बदल कर रख दी है। हाँ, और हमें यही डिकोड करना है। अप्रैल 2023 से पीछे जाकर जो अकाउंटिंग में बड़े बदलाव हुए हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इस विलय को हम सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं मान सकते। इसके पीछे ऑयल एसेट अमोर्टाइजेशन का एक बहुत ही जटिल गणित काम कर रहा है, जिसने उनके खर्चों को काफी कम कर दिया है, राइट? एकदम सही। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने इन बदलावों को कैसे पास किया और एक आम रिटेल निवेशक के नजरिए से लंबी अवधि में इन सब का क्या मतलब है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं उस टाइमलाइन से जो देखने में काफी उलझी हुई सी लगती है। कागजों पर देखें तो 4 मई 2026 को कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के नतीजों को मंजूरी दी। हाँ, पर असल में इस विलय का बीज तो 3 साल पहले बोया गया था। वही तो, 1 अप्रैल 2023 ये वो अपॉइंटेड डेट थी जहां से इस विलय को कानूनी रूप से प्रभावी माना गया। मेरा सवाल यह है कि अगर मंजूरी 2025 और 2026 में मिल रही है तो ये 2023 की तारीख का क्या लॉजिक है और इतना समय क्यों लग गया? देखिए, समय लगने का सबसे बड़ा कारण तो भारत में विलय की लीगल प्रोसेस की जटिलता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी चंडीगढ़ ने 10 जून 2025 को इस विलय योजना को मंजूरी दी थी। अच्छा, तो मतलब 2 साल तो वहीं निकल गए। हाँ, और फिर 1 जुलाई को इसे थोड़ा संशोधित भी किया गया, क्योंकि एनसीएलटी की प्रक्रिया में आपको शेयर धारकों, क्रेडिटर्स और कई सरकारी एजेंसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसमें तो काफी टाइम लगता ही है। बिल्कुल। फिर 5 जुलाई 2025 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइलिंग हुई। लेकिन वो जो 2023 वाली अपॉइंटेड डेट है ना, वो अकाउंटिंग के एक बहुत ही खास नियम की वजह से है। वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट वाला नियम, इंड AS 103 के तहत। एकदम सही। इसका मतलब है कि विलय के बाद पिछले सालों के वित्तीय आंकड़ों को भी ऐसे रीस्टेट किया जाता है जैसे कि ये दोनों कंपनियां हमेशा से एक ही थीं। यहीं पर वो टाइम मशीन वाली बात आती है। पर क्या ये निवेशकों को कंफ्यूज करने जैसा नहीं है? मतलब आज आप 2 कंपनियों को मिला रहे हैं और 2023 से उनके खाते एक साथ दिखा रहे हैं, ये तो इतिहास बदलने जैसा हो गया। पहली नजर में ये भ्रामक लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन असल में ये ट्रांसपेरेंसी लाने का ही एक तरीका है। वो कैसे? देखिए, चूंकि विलय करने वाली दोनों संस्थाएं एंटेलोपस और सेलॉन एक ही कॉमन कंट्रोल के अंदर थीं, इसलिए नियम कहता है कि बेसलाइन सही होनी चाहिए। ओ, समझ गया। मतलब अगर कल की एक छोटी कंपनी की तुलना आज की 2 कंपनियों से बनी एक बड़ी इकाई से की जाए तो कोई भी यही सोचेगा कि कंपनी ने अचानक से रातों रात 200% की ग्रोथ कर ली है, जबकि असल में वो ग्रोथ सिर्फ 2 कंपनियों के जुड़ने से आई है। बिल्कुल। रीस्टेटमेंट से निवेशकों को एक सही और सच्ची बेसलाइन मिलती है, और इसके पीछे का जो रणनीतिक लॉजिक है वो भी बहुत अहम है। हाँ, वो सिंगल फील्ड डिपेंडेंसी वाले रिस्क को कम करने वाली बात। जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में किसी एक फील्ड पर निर्भर रहना बहुत बड़ा जोखिम है। अगर एक कुएं में कोई जियोलॉजिकल दिक्कत आ गई तो पूरी कंपनी का रेवेन्यू ठप हो सकता है। सही बात है। और अब तो ये नई एकीकृत इकाई 5 अलग-अलग फील्ड्स पर काम कर रही है ना? हाँ, बकरोल, लोहार, करजसन, कैम्बे और दांगेरू। इससे उनका रिस्क काफी कम हो गया है। और संसाधनों के इस एकत्रीकरण का सीधा असर उनके लक्ष्यों पर दिख रहा है। सोर्सेज के हिसाब से कंपनी का टारगेट वित्त वर्ष 2027 तक 2500 बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे यानी BOEPD का उत्पादन हासिल करना है। और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसने शायद हर निवेशक का ध्यान सबसे पहले खींचा होगा, अमोर्टाइजेशन का गणित और मुनाफे में आया वो जबरदस्त उछाल।
ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। सोर्सेज में जिक्र है कि 2025 में ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। इसके तहत सरकार ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी पीएससी की अवधि को बढ़ा दिया। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पीएससी असल में काम कैसे करता है। देखिए, भारत में जमीन के नीचे जितना भी तेल या गैस है उस पर मालिकाना हक सरकार का होता है। हाँ, कंपनी तो सिर्फ उसे निकालने का काम करती है। बिल्कुल। इसके लिए सरकार और कंपनी के बीच ये पीएससी साइन होता है। इसमें तय होता है कि कंपनी कितने सालों तक तेल निकालेगी और मुनाफा कैसे बांटेगी। अच्छा, जब 2025 के एक्ट के तहत सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा बढ़ाई तो इसका सीधा मतलब था कि कंपनी को इन कुएं से तेल निकालने के लिए अब और ज्यादा साल मिल गए हैं। और इसी के आधार पर मैनेजमेंट ने अपनी संपत्तियों, खासकर बकरोल, लोहार और कैम्बे फील्ड्स की लाइफ का दोबारा आकलन किया। रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने कंजर्वेटिव बेसिस पर यह मान लिया कि अब इन कुओं से 10 साल और तेल निकलेगा। हाँ, 10 साल का एक्सटेंशन। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। तेल के कुएं तो समय के साथ सूखते ही है ना। तो ये मान लेना कि कोई कुआं 10 साल एक्स्ट्रा चलेगा, ये कंजर्वेटिव कैसे हो सकता है? क्या ये बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने की कोई चाल तो नहीं है? ये संदेह आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पेट्रोलियम अकाउंटिंग में कंजर्वेटिव शब्द का मतलब थोड़ा अलग होता है। अच्छा, वो कैसे? जब सरकार पीएससी बढ़ाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुएं में अचानक से कोई नया तेल पैदा हो गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अब उस बचे हुए तेल को निकालने के लिए ज्यादा समय है। मतलब हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल। अगर वो कहते कि हम इस कुएं से 20 साल और तेल निकालेंगे तो वो आक्रामक होता, लेकिन उन्होंने नए जियोलॉजिकल डेटा और बेहतर एक्सट्रैक्शन तकनीक के आधार पर सिर्फ 10 साल का एस्टिमेट लगाया, जिसे ऑडिटर्स ने भी एक सुरक्षित अनुमान माना। चलिए, इसे मैं एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझता हूं। मान लीजिए आपने अपने घर के होम लोन की ईएमआई 10 साल के बजाय 20 साल की करवा ली। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो अचानक से आपकी हर महीने की किश्त कम हो जाती है ना? और आपके हाथ में खर्च करने या इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कैश बच जाता है। एंटीलोपसिलिन के मामले में ठीक यही हुआ है। इस एक बदलाव के कारण 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अमोर्टाइजेशन खर्च में 9,33,00,000 रुपए मतलब 9.33 करोड़ रुपए की सीधी कमी आई। अरे वाह! और पूरे साल का देखें तो? पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए ये खर्च 17,76,00,000 रुपए कम हो गया। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। 17,76,00,000 रुपए बहुत होते हैं। और खर्च कम होने का सीधा असर मुनाफे पर पड़ा। कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट उछलकर 89.6 करोड़ रुपए हो गया। जी, जो पिछले साल सिर्फ 70.6 करोड़ रुपए था। तो ये जंप सिर्फ ज्यादा तेल बेचने से नहीं आया है, इसमें इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बदलाव का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन देखिए, जब इतने बड़े लेवल पर और वो भी पिछली तारीखों से करोड़ों रुपए के आंकड़े बदले जा रहे हों, तो किसी भी समझदार रिटेल निवेशक को ये लगेगा कि कहीं ये सिर्फ हवा में बनाए गए मुनाफे तो नहीं है। यहीं पर ऑडिटर्स की अग्नि परीक्षा होती है। हाँ, वी शंकर अय्यर एंड कंपनी जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ये कैसे पक्का करते हैं कि सब कुछ लीगल है, कोई वित्तीय हेराफेरी नहीं हो रही? जब भी इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो ऑडिटर्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे एम्फेसिस ऑफ मैटर्स यानी ध्यान देने योग्य बातें कहा जाता है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में देखा है। उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नोट 4 और नोट 5 को बहुत हाईलाइट किया है। आंकड़ों को रीस्टेट करने से तो ये एक तरह से स्टेक होल्डर्स को अलर्ट करने का तरीका है। हाँ, वो साफ साफ बता रहे हैं कि नतीजों में हुए इस बड़े बदलाव के पीछे मेन रीजन यही 2 फैसले हैं। इसे नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ समझने की भूल न करें। पर बात सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर मिलाने की नहीं है ना। जब 2 अलग-अलग कंपनियों के ऑपरेशंस, उनका बिलिंग सिस्टम, उनका डेटाबेस आपस में जुड़ रहे हो तो डेटा की एक्यूरेसी कैसे तय होती है? इसके लिए कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 143(3)(i). इसके तहत ऑडिटर्स को ये चेक करना होता है कि क्या नई एकीकृत इकाई के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मजबूती से काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें पूरा सिस्टम चेक करना होता है। जी, इसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। ऑडिटर ये मानकर नहीं चलता कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सब सच है। उनके पास अपना डिटेक्टिव लेंस होता है। बिल्कुल, वो रिस्क असेसमेंट करते हैं, सैंपल चेक करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो कागजी लेवल पर तो सब पारदर्शी लग रहा है, लेकिन अब थोड़ी जमीनी हकीकत की बात कर लेते हैं। कागजों से हटकर असल ऑपरेशंस में क्या बदला? असल ऑपरेशंस में बहुत बड़ा बदलाव है। विलय से पहले के मुकाबले अब कंपनी की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई है। आंकड़े क्या कहते हैं?
वित्त वर्ष 2000 था, जो 2026 में बढ़कर 1355 हो गया। ये तो अच्छी ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, मार्च 2026 का जो एग्जिट रेट था वो 1880 BOE/PD के पार पहुंच गया। 1880 के पार। एग्जिट रेट मतलब वित्तीय वर्ष के बिल्कुल आखिरी महीने की उत्पादन रफ्तार। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी ने जो नए कुएं खोदे हैं वो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। और फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी सॉलिड दिख रहा है। पकरौल में नए कुओं से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, कर्जेसन के लिए नया FDP आ गया है। तो अब इस सब को एक आम रिटेल निवेशक की भाषा में समझते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होल्ड करता है, इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, कंपनी डेट फ्री है, उन पर कोई कर्ज नहीं है, जो कि इस सेक्टर में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसका एबिटा मार्जिन करीब 59% है। 59%? मतलब तेल निकालने का उनका खर्चा काफी कम है। हाँ, 59% का मार्जिन ये बताता है कि इनका कोर बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। कैपिटल एफिशिएंसी भी बेहतरीन है। ROCE 21.2% और ROE 15.9% है। मतलब मैनेजमेंट शेयर धारकों के पैसे को बहुत सही जगह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो हो गए फायदे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिस्क क्या है? दो बड़े रिस्क हैं। पहला, इतना मुनाफा होने के बावजूद कंपनी फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। सारा पैसा वापस बिजनेस में ही जा रहा है। हाँ, और दूसरा बड़ा रिस्क है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, जिसे हम प्राइस रिस्क कहते हैं। बिल्कुल, मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को कच्चे तेल के लिए $75 प्रति बैरल मिल रहे थे। जी। लेकिन वित्त वर्ष 2026 में वो घटकर करीब $66 रह गए। और यही सबसे नाजुक पॉइंट है। देखिए, कंपनी का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $60 से नीचे गिर जाती हैं, तो ये सारा अकाउंटिंग प्रॉफिट और बढ़ा हुआ प्रोडक्शन भी उनके मार्जिन को बचा नहीं पाएगा। सीधा रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो रिटेल निवेशकों को इसे एक क्विक रिटर्न वाले स्टॉक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। सही कहा। वो अपना सारा फ्री कैश फ्लो और मुनाफा वापस नए कुएं खोदने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा रहे हैं। सेल्फ फंडेड ग्रोथ। हाँ, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इस कंपनी की लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे 2023 से शुरू हुई एक लीगल प्रोसेस ने 2026 तक आते आते कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को नया रूप दे दिया। अमोर्टाइजेशन के नियमों ने मुनाफे को बढ़ाया, ऑडिटर्स ने पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखा और फील्ड पर बढ़ते प्रोडक्शन ने इसे एक रियल बेस दिया। अब इस डीप डाइव के अंत में मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद आगे जाकर इस कंपनी के भविष्य की नई कहानी लिखेगा। वो क्या? देखिए, फिलहाल ये कंपनी अपना पूरा मुनाफा और कैश फ्लो उस 2500+ BOE/PD के टारगेट को अचीव करने में लगा रही है, इसलिए डिविडेंड नहीं मिल रहा। हाँ, कैपेक्स बहुत ज्यादा है अभी। लेकिन जरा सोचिए, जब वित्त वर्ष 2027 या 2028 में ये कंपनी अपने पीक प्रोडक्शन पर पहुंच जाएगी और ये सारा भारी भरकम कैपेक्स का खर्च खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? तब तो उनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो होगा। बिल्कुल। उस असीम फ्री कैश फ्लो का मैनेजमेंट क्या करेगा? क्या तब कंपनी बाजार में नए एक्विजिशंस की लहर की ओर जाएगी, या फिर रिटेल निवेशकों के लिए डिविडेंड के दरवाजे फाइनली खुल जाएंगे? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।